नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइन से। न्यूयॉर्क में अगले हफ्ते पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से मिलेंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। सरकार ने पाकिस्तान के आग्रह पर किया फैसला। बातचीत के एजेंडे में करतारपुर कॉरिडोर मुद्दा भी होगा शामिल। राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने से हुआ चौतरफा विकास। दिल्ली के द्वारका में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र की आधारशिला रखने के मौके पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 221 एकड़ में बनने वाले कन्वेंशन सेंटर से उद्योगों और स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा। रोजगार के पैदा होंगे 5 लाख मौके। भारत ने व्यापार आसान बनाने के लिए नीतियों में किए बदलाव। रोमानिया में प्रहोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। कहा, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर तेजी से हो रहा है काम। स्वदेश रवाना होने से पहले आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 0.4% तक का किया इजाफा। नई दरें अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही के लिए होंगी प्रभावी। पीपीएफ पर 8% और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.5% मिलेगा ब्याज। और सरकार ने सभी एयरलाइनों और हवाई अड्डों की सुरक्षा ऑडिट करने का दिया आदेश। जेट एयरवेज की एक उड़ान में केबिन प्रेशर की समस्या के बाद नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु का फैसला। अधिकारियों से 30 दिन के अंदर मांगी गई रिपोर्ट। और आइए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 3 साल से रुकी बातचीत फिर से शुरू हो गई। विदेश मंत्रालय ने आज इसका खुलासा करते हुए कहा कि ये बातचीत दोनों देशों के बीच न्यूयॉर्क में होगी। ये बातचीत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बीच होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को बताया कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के समय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी मुलाकात करेंगे। इसके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अलग अलग पत्र लिखा था। 17 सितंबर को पाकिस्तान के उच्चायुक्त सुहैल महमूद ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को दोनों चिट्ठियां सौंपी थी। गुरुवार को सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। इस समय मैं ये कंफर्म कर सकता हूं कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट के बाद हमने ये तय किया है कि हमारे विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच न्यूयॉर्क में यूएनजीए के साइडलाइंस में ये मीटिंग होगी। जो समय है, जो तारीख है, वो जो हम दोनों के परमानेंट मिशन हैं उन दोनों के बीच में कंसल्टेशन से इसको तय की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मुलाकात में करतारपुर में तीर्थयात्रियों को वीजा मुक्त यात्रा कॉरिडोर देने के अलावा अन्य कई मुद्दों पर बात होगी, लेकिन यह दोनों देशों के बीच समेकित वार्ता की शुरुआत नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आग्रह पर इसे स्वीकार किया गया है और संभावना है कि यह मुलाकात 29 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री के भाषण के पहले हो। इस मुलाकात को सिर्फ हम मुलाकात के तरीके से देखें। ये सिर्फ मीटिंग है, ये कोई टॉक नहीं है, ये कोई रिजम्पशन ऑफ डायलॉग नहीं है। ये उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, उन्होंने मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट की है और हमने उस मीटिंग के लिए हमने हामी भरी है। पाकिस्तान में इमरान खान के सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर बधाई दी थी। इमरान खान ने भी प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात कही थी। पाकिस्तान चूंकि पड़ोसी है और वहाँ नई सरकार आई है, इसलिए उसके मिजाज को समझना जरूरी है और इसीलिए यह मुलाकात हो रही है। लेकिन जो मेरे सूत्र बता रहे हैं उसमें खास बात यह है कि आतंकवाद पर भारत की तरफ से काफ़ी कड़ी बात की जाएगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन।
और इस मुद्दे पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर हर्ष वी पंत, विदेश मामलों के जानकार। सर, बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। अब ये जो मुलाकात होगी न्यूयॉर्क में, जिसके लिए अब भारत की तरफ से भी हामी भर दी गई है, लेकिन ये साफ किया गया है कि ये समेकित वार्ता नहीं है, ये सिर्फ एक मीटिंग है, एक मुलाकात है, चूंकि पाकिस्तान ने इसके लिए रिक्वेस्ट किया था। इसे कैसे देखते हैं आप और ये कितनी ज़रूरी है? देखिए, मुझे लगता है जिस तरह से नई पाकिस्तान की सरकार ने भारत को एक ऑलिव ब्रांच ऑफ़र करी थी, तो उसका रिस्पांस भारत ने दिया है और कहीं पर पाकिस्तान भी अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा है और नई सरकार आने के बाद एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें भारत की तरफ से अगर की तरफ एक कदम बढ़ाएगा तो शायद उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगी। और मुझे लगता है सरकार ने एक सोची समझी तरीके से इसको एक मीटिंग के तौर पर एक्सेप्ट किया है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से एक आंकलन होगा नई सरकार का और उनके विचारों का, उनके उद्देश्यों का कि वो करना क्या चाहते हैं। लेकिन जैसा आपके संवाददाता कह रहे थे कि ये एक पीस प्रोसेस की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब हम पीस प्रोसेस या कंपोजिट डायलॉग की बात करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं। यहाँ पर मुझे लगता है हमको अपनी उम्मीद ऐसी रखनी चाहिए कि एक तरह से भारत सरकार ये चाह रही है समझना कि नई जो सरकार बनी है इस्लामाबाद में वो क्या सोचती है और उसका आकलन कर रहे हैं। बिल्कुल। और जैसा कि भारत का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते, तो भारत क्या अब ये माने कि अभी भी अपने इसी स्टैंड पर कायम है और सिर्फ ये एक, जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान की नई सरकार को समझना, उसके व्यूज़ को समझना, और चूंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था इसलिए उसे एक्सेप्ट किया गया है? देखिए, मुझे लगता है ये भारत सरकार की पिछले कुछ सालों की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि वो अपने जो एक उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई थी उससे वो डगमगाए नहीं हैं। तो जो ये आतंकवाद और वार्ता का जो एक मिलन था कि ये नहीं हो सकता साथ साथ, तो मुझे लगता है वहाँ पर भारत सरकार ये कहने में काफ़ी सफल रही है, न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया के और अग्रणी देशों को, कि ये नहीं होगा और भारत इसकी तरफ कोई कदम नहीं उठाएगा जब तक टेररिज्म, आतंकवाद का मामला अच्छे से नहीं पाकिस्तान सुलझाने में भारत की मदद करेगा। तो अब मुझे लगता है वो मौका, चाहे सरकार ये देख रही है कि नई सरकार किस तरह से इस मामले को आगे ले जाना चाहती है, उसके लिए मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है मीटिंग इस मामले में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जी, तो आपको लगता है इस मीटिंग से क्या आगे के लिए कुछ रास्ते खोल सकते हैं, क्योंकि 3 साल से ये वार्ता रुकी हुई थी और 3 साल बाद अब ये मुलाकात होने वाली है, और सीमा पर भी जैसे कि शांति की चाहत रखता है भारत, उसने कई बार क्वेश्चंस रेज किए हैं, लेकिन वो शांति कायम नहीं हो पाई, सीज़फायर का आए दिन उल्लंघन होता रहता है। तो इससे क्या कुछ रास्ते खुलने की उम्मीद है कि आगे बात होगी, कुछ मुद्दों पर जो हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे? देखिए, अगर इमरान खान सरकार इस मामले में ऑनेस्ट है तो कहीं पर वो इस मीटिंग के द्वारा हमको पता चल जाएगा। और भारत की सरकार क्योंकि इस मामले को काफ़ी केयरफुली पिछले कुछ सालों से डील कर रही है, तो वो ये चाहेगी कि एक प्रॉपर असेसमेंट हो इस बात का कि नई सरकार कहाँ पे ले जाना चाहती है। कई मामलों में इस सरकार से डील करना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि ये एक तरह से वहाँ की मिलिट्री का ही आईना है और दोनों साथ ही काम कर रहे हैं। इमरान खान को जैसे सब जानते हैं, मिलिट्री ने बहुत सपोर्ट किया था उनके इलेक्शन में। तो कहीं पर वो जो पहले सिविलियन मिलिट्री डिवाइड हुआ करती थी वो इस सरकार में नहीं है। तो कहीं पर वो भारत के लिए आसान हो जाता है कि अगर आप इमरान खान के साथ डील कर रहे हैं तो आप उनकी मिलिट्री के भी व्यूज़ को अच्छे से अपने में अंतरित कर पाएंगे और उसको क्या वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो मिलिट्री है, वो एक स्वर में भारत के साथ संबंध अच्छे चाहती है, इस बात का आकलन हमको करने में आसानी होगी। जी, इस मुलाकात में जो बातचीत के लिए एजेंडे की बात कही जा रही है, जैसा कि एमी ने कहा है कि करतारपुर में तीर्थयात्रियों के लिए वीज़ा का जो मुद्दा है वो उठाया जाएगा। हम उम्मीद करें कि आतंकवाद पर भी कुछ बातचीत हो सकती है। देखिए, करतारपुर का मुद्दा एक मुझे लगता है बड़ा लो हैंगिंग फ्रूट जिसको हम कहते हैं, कि आपको अगर पाकिस्तान को ये दिखाना है कि वो भारत के साथ की संवेदनाओं को समझता है और भारत की जो के साथ अपने संबंध आगे ले जाना चाहता है, तो एज अ गुडविल जेस्चर ये करने में उसको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन हमने पिछले कुछ दशकों से देखा है कि मुद्दा अटका हुआ है, वो इस मुद्दे को आगे नहीं ले जाने में सफल हुए हैं। तो कहीं पर मुझे लगता है भारत ने अच्छी पहल कर रहे हैं कि ये मुद्दा सामने रख रहे हैं कि अगर इसमें वो कुछ, अगर पाकिस्तान अगर इमरान खान सरकार ऑनेस्ट है तो वो इस मुद्दे पर आगे बढ़ेगी और भारत सरकार उसको रेसिप्रोकेट कर पाएगी। लेकिन अगर इसी मुद्दे पर भी हम अटके रहेंगे तो मुझे लगता है आतंकवाद तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो इससे कहीं ना कहीं एक सरकार का, जो पाकिस्तान की नई सरकार है, उसके स्टैंड का पता चलेगा कि वो किस तरह का रुख अपना रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक मूव भारत की सरकार ने रखा है आगे। और अगर हम इस वार्ता को आगे ले जाना चाहते हैं तो कहीं पर ये मुद्दा
जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों से हेडलाइंस में भी चल रहा है, भारत में भी कुछ इस पर विचार हुआ है हमारी पार्टियों में, तो कहीं पर वो अगर मुद्दा भारत सरकार रखना चाहती है और मुझे लगता है एक अच्छा मूव है वहाँ पर, अगर इमरान खान सरकार इसमें वार्ता को आगे ले जाने में ऑनेस्ट है, इंटरेस्टेड है, तो मुझे लगता है इस मुद्दे को उसको सबसे पहले पकड़ के आगे ले जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस बातचीत के लिए आपका, स्टूडियो में आने के लिए। तो इसी के साथ पहली खबर में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए देश देशांतर मेरे साथ रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। पच्चीकारी, सफेद संगमरमर पर रंगीन पत्थरों की जादूगरी, लातिनी भाषा में कहें तो पीटरा ड्यूरा। ताजमहल, सिकंदरा, एतमादुद्दौला और आगरा के लाल किले में है अद्भुत नमूने। ईरान और एशिया से आए कारीगरों का हुनर, जिसे अपनाया भारतीय कारीगरों ने और दिए एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्थल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनहित और देश हित में उनकी सरकार कड़े फैसले लेने से न पीछे हटी है और न पीछे हटेगी। दिल्ली के द्वारका में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था आज तेज गति से आगे बढ़ रही है और रोजगार के क्षेत्र में भी इसका असर दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया कन्वेंशन सेंटर स्टार्टअप के लिए संजीवनी का काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में देश हित में कड़े फैसले लेने का साहस है। उन्होंने 3 सार्वजनिक बैंकों के विलय की घोषणा का हवाला देते हुए कहा कि ये मामला 2.5 दशक से लटका हुआ था। किसी सरकार ने ये फैसला लेने का साहस नहीं जुटाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में भी उनकी सरकार कड़े फैसले लेने से नहीं हिचकेगी। देश में पिछले 4 वर्षों में चौतरफा विकास इसलिए संभव हो पाया, उन्हीं संसाधनों के रहते सरकार बेहतर काम इसलिए कर पाई क्योंकि राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा गया, व्यवस्थाओं को सही दिशा की तरफ मोड़ा गया। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जनहित में मुश्किल से मुश्किल फैसले लेने का ये सिलसिला जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 8% की विकास दर से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अगले 5-7 सालों में अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर $5 ट्रिलियन का हो जाएगा। इसमें से 1 ट्रिलियन विनिर्माण और खेती से आएगा। उन्होंने कहा कि जीडीपी में वैश्विक व्यापार की हिस्सेदारी 40% करने के लिए नई नीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आईटी, रिटेल जैसे कई क्षेत्रों में रोजगार तेजी से बढ़ रहा है। देश के आईटी सेक्टर में भी रोजगार निर्माण में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है। रिटेल के क्षेत्र में अभूतपूर्व अवसर बन रहे हैं। अकेला ई कॉमर्स सेक्टर ही $50 अरब से अधिक का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। जितना ये व्यापक हो रहा है उतना ही अधिक रोजगार भी दे पा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मकसद विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और कारोबार में सहूलियत को बढ़ावा देना है। उन्होंने ये भी कहा कि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली के अंदर एक मिनी सिटी होगा, जहां एक ही परिसर में सभी बाजार से लेकर दफ्तर जैसी तमाम आधुनिक सुविधाएं मुहैया होंगी। उन्होंने कहा कि इस कन्वेंशन सेंटर से उद्योगों और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी समस्या अपने आइडियाज को निवेशकों तक पहुंचाने की होती है। देश के इनोवेटिव यूथ के लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रख
यहां आइडिया और इनोवेशन की चर्चा से लेकर फंडिंग और ब्रांडिंग की मार्केटिंग तक आसानी से की जा सकेगी। इस कन्वेंशन सेंटर में 10,000 लोगों के बैठने की सुविधा होगी। बैठने की क्षमता के लिहाज से ये दुनिया के शीर्ष 5 और एशिया के 3 शीर्ष कन्वेंशन हॉल में शुमार होगा। द्वारका सेक्टर 25 में बन रहा ये सेंटर 221 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। इसके निर्माण में 25,700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री धौला कुआं से एयरपोर्ट मेट्रो के जरिए कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर से आई लगभग 90 आशा प्रतिनिधियों से मुलाकात की। आशा प्रतिनिधियों ने ये मानदेय और बीमा कवर में बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं ने सही समय पर उचित कदम उठाकर गरीब माताओं और उनके बच्चों की जिंदगी बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने उनके अद्भुत कौशल और समर्पण की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने अपने गांव में लोगों का जीवन स्तर बेहतर करने के लिए अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की थी। छोटे निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। इस तिमाही के लिए ब्याज दरों में 0.4% तक इजाफा किया गया है। छोटी बचत योजनाओं में पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट प्रमुख हैं। नई दरें 1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक के लिए लागू हैं। इस अवधि में पीपीएफ पर 8%, किसान विकास पत्र पर 7.7% और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.5% की दर से ब्याज मिलेगा। किसान विकास पत्र अब 118 महीने के बजाय 112 महीने में ही मैच्योर होगा। हालांकि बचत खातों की जमा पर मिलने वाली ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन पर 4% की दर से ही ब्याज मिलेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। आज एक फेसबुक पोस्ट में वित्त मंत्री ने लिखा कि राफेल से लेकर उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने को लेकर राहुल गांधी गलत प्रचार कर रहे हैं। अरुण जेटली ने कहा कि परिपक्व लोकतंत्र में जो लोग झूठ पर भरोसा करते हैं उन्हें सार्वजनिक जीवन के लिए अयोग्य माना जाता है। वित्त मंत्री ने इन आरोपों को फिर से खारिज किया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया है। उन्होंने फेसबुक पर एक सूची भी दी जिसमें बैंकों के 12 बड़े कर्जदारों के नाम हैं। इसमें यह भी जानकारी दी गई है कि किस कर्जदार की रिजोल्यूशन प्रक्रिया पूरी हो गई है या फिर किस चरण में है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को रोमानिया में प्रहोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कई कंपनी के प्रमुखों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के राजनीतिक नेतृत्व ने आर्थिक विकास का फायदा उठाने के लिए बेहतर नीतियां बनाई हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बड़े स्तर पर बदलाव हो रहा है। भारत आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने व्यापार को आसान बनाने के लिए नीतियों में बदलाव किया है। इस वजह से पिछले 3 सालों में एफडीआई में भारी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही सड़क, रेलवे, बंदरगाह और एयरपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने रोमानिया की कंपनियों को इसका लाभ उठाने की अपील की। क्लीन इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, मैसिव हाउसिंग प्रोग्राम, all these are all going on a big scale. I encourage Romanian companies to participate actively in this and reap the dividends from this profitable flagship program. India has opened up. Ease of doing business, ease of approvals, online approvals, automatic permissions. All these things are the order of the day. That's what is happening in India. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रोमानिया के कारोबारियों को भारत की बदलाव यात्रा में साझेदार बनने का न्योता दिया। भारत रोमानिया बिजनेस फोरम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि कारोबार को आसान बनाने के मकसद से सरकार आर्थिक सुधार की दिशा में
सभी उपाय कर रही है। स्वदेश रवाना होने से पहले उपराष्ट्रपति आज बुखारेस्ट में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रोमानिया के कारोबारियों को भारत की बदलाव यात्रा में साझीदार बनने का न्योता दिया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आर्थिक सुधार के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार कारोबार को आसान बनाने के लिए सभी तरह के प्रयास कर रही है। He also gave an open call. People might have talked earlier of a red tape delay. Now he said it is red carpet. Whoever want to come to India, want to invest, invite them with open arms. Then he said ease of doing business. Any problems for the businessman, they should be addressed by the respective wings of the government. Then ease of approvals, getting permissions is also another important aspect. Ease of permissions also has been given. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत 8% से ज्यादा के विकास दर से प्रगति कर रहा है। भारत को दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताते हुए उन्होंने रोमानिया के कारोबारियों को भारत में निवेश का न्योता भी दिया। The Deputy Prime Minister said she is in mad love with India. That means Indian culture, Indian heritage. I appeal to all of you, you also visit 2-3 times, you will also be in mad love. Because that is the attraction of that great country. It's not because of my country I'm saying it. Once you come there, you will naturally get attracted. And the transformation that's happening will make it much more stronger in the coming days. Let us join together to take our bilateral relations to a much higher level and have close cooperation. Let us try to understand each other. Let us try to reach each other. Let us try to appreciate each other. Let us try to move together. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर आयुष इंफॉर्मेशन सेल का शुभारंभ किया। साथ ही आयुर्वेद इन रोमानिया नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। इससे पहले बुधवार को बुखारेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने CII, एसोचैम और PhD-CCI के साथ 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए। बुखारेस्ट से राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित हालिया घटनाओं के बाद सभी एयरलाइनों और हवाई अड्डों की सुरक्षा ऑडिट करने का आदेश दिया है। संबंधित अधिकारियों को 30 दिनों के अंदर रिपोर्ट को देने को कहा गया है। इसमें सुरक्षा उपाय सुझाने को भी कहा गया है। सुरेश प्रभु ने जेट एयरवेज मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हादसे की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो करेगा। आपको बता दें कि आज ही मुंबई से जयपुर जा रहे जेट एयरवेज के एक विमान में केबिन प्रेशर की समस्या हुई। दरअसल उड़ान के दौरान क्रू कर्मचारी केबिन एयर प्रेशर के स्विच को ऑन करना भूल गए। 30 से ज्यादा यात्रियों की तबीयत बिगड़ गई। कुछ यात्रियों के नाक और कान से खून भी निकलने लगा। इस वजह से विमान को वापस मुंबई में उतरना पड़ा। चालक दल के सदस्यों को रोस्टर ड्यूटी से हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस डील मामले में जांच पूरी करने के लिए समय सीमा 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। ये मियाद प्रवर्तन निदेशालय की मांग पर बढ़ाई गई। जांच एजेंसी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि मामले से जुड़े कुछ आरोपियों के ईमेल की जांच की जानी बाकी है। उन्होंने मांग जांच पूरी करने की मियाद कुछ महीनों के लिए आगे बढ़ाए जाने की मांग की है। इससे पहले 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 6 महीने में जांच खत्म करने का आदेश दिया था। जांच की सुस्त रफ्तार को लेकर कोर्ट ने ऐतराज भी जताया था। प्रवर्तन निदेशालय 2G स्पेक्ट्रम मामले में उपजे एयरसेल मैक्सिस सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। इस मामले में CBI पूर्व वित्त मंत्री P चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। CBI ने इस मामले में चिदम्बरम समेत 18 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें 11 व्यक्ति और 7 कंपनियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में मीडिया की रिपोर्टिंग पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि मीडिया रिपोर्टिंग पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ ने 23 अगस्त के पटना हाईकोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी।
हाई कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से यौन अपराध की वारदात को सनसनीखेज नहीं बनाने को कहा है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने साहित्य, सिनेमा, समाज और भाषा के गहरे जानकार और वरिष्ठ पत्रकार विष्णु खरे के निधन पर गहरा शोक जताया है। विष्णु खरे के निधन को उन्होंने भारतीय साहित्य के एक युग का अंत माना। उपसभापति ने कहा कि भले ही उनकी सबसे बड़ी पहचान हिंदी भाषा में बनी, लेकिन जर्मन, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी भाषाओं पर भी उनकी गहरी पकड़ थी और उनको जर्मन और हिंदी भाषा के बीच सेतु माना जाता था। उपसभापति ने कहा कि उनकी कविताओं ने हिंदी में एक नई धारा बहाई। साथ ही उन्होंने सिनेमा के तमाम पक्षों पर बहुत गहराई से लिखा। विष्णु खरे ने बुधवार को दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में अंतिम सांस ली। 14 से 28 सितंबर तक मनाए जा रहे हिंदी पखवाड़ा के तहत राज्यसभा सचिवालय में आज काव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राज्यसभा सचिवालय में हिंदी के कामकाज को बढ़ावा देने और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी पखवाड़े का आयोजन करता है। प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। काव्य प्रतियोगिता में राज्यसभा सचिवालय के अनेक कर्मचारी और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। साथ ही श्रोताओं ने भी कविताओं का आनंद लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।